यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से मैंने कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of PGT Sociology lectures, we discuss G.D.H. Cole, C.H. Cooley, Ginsberg, Parsons, John F. Cuber, Lapierre, Leacock, Hawkins, MacIver, and many more sociologist theories like समाज कार्य प्रणाली एवं रीतियों की, अधिकार सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और श्रेणियों की, और मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस तरह से हमने मैकाइवर के वक्तव्य तक पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्ट द लेक्चर। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि सामाजिक रीतियों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। ये सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंधों का जाल है और हमेशा परिवर्तित होता रहता है। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है, लेकिन साथ ही उन आधारों या महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख भी किया गया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं, एक सामाजिक संस्था को निर्मित करते हैं। और इसी प्रकार से हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक मानदंडों का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं, समाज में व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियां होती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा और इनसे संबंधित रीतियां व्यक्ति की विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं, और इसी के विपरीत अगर देखें तो आचरण या व्यवहार करने पर व्यक्ति को अन्य लोगों की आलोचना का पात्र भी बनना पड़ता है। कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। रीतियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। दूसरा बिंदु है प्रोसीजर्स, कार्य प्रणालियाँ। ये भी समाज का एक प्रमुख आधार माना जाता है, और मैकाइवर पेज ने कहा है कि सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं। यही कार्य प्रणाली इसको नियंत्रित करता है, और हर समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणाली होती है। अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती है, और हिंदुओं की विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली मुस्लिम या ईसाइयों की विवाह संबंधित कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। अब हम चर्चा करेंगे अथॉरिटी के बारे में। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जानते हैं, और समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज नहीं दिखाई देता जिनमें प्रभुत्व और अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हो। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां होती हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है, और इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में अधिकार या शक्तिकर्ता के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया के पास केंद्रित रही है। और स्कूल, कॉलेज, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, इसमें किसी न किसी व्यक्ति के पास अधिकार या सत्ता हमेशा मौजूद रहती है। आज के समय में
जटिल समाजों में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका और न्यायपालिका में केंद्रित है, जो व्यवस्था बनाए रखने में उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है म्यूचुअल एड, पारस्परिक सहायता। समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में एक छोटे से छोटे समूह परिवार तक भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी, वो उतना ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। आज के समय में सहयोग के क्षेत्र के बाण बढ़ जाने से समाज का आकार काफ़ी विस्तृत हो गया है। अगला है ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, समूह और विभाग। समाज अनेक समूह और विभागों या उप समूहों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन पाए जाते हैं। इससे व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय, ऐसे अनेक समूह विभाग हैं जिनसे समाज बनता है और वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग, इन्हीं के आधार पर समाज में अनेक विभाजन हम देखते हैं। ये सभी समूह और विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे, समाज उतना ही अधिक उन्नत होता जाएगा। अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए हमें मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। धन, वैभव, सम्मान, शक्ति से संबंधित आवश्यकताएं और इच्छाएं, और व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित हम नहीं कर सकते और व्यक्ति उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो वो समाज की व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेंगे और आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समाज विघटित होने लगेगा। इसीलिए मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना चाहिए। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते हम। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन और अनौपचारिक साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता होते हैं। इन सभी साधनों से व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। अगली जो बिंदु है वो है लिबर्टीज, स्वतंत्रता। समाज का बहुत ही आवश्यक तंत्र है जो कि समाज में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, स्वतंत्रता। इसका अर्थ मनमाने ढंग से कार्य करना, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों की अपने विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जाए और समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक होता है। स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करके समाज की प्रगति में योगदान दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं और उनकी विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित करते जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छानुसार कार्य करने का सुअवसर देती है और साथ ही ये आवश्यक है कि वो दूसरों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दें और उनके मार्ग में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। मैकाई वर्पेज ने समाज के 7 आवश्यक आधार तत्व बताए थे, जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा कर दी, और समाज को मानसिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था माने हैं। और ये भी स्पष्ट किया इन्होंने कि सभी सामाजिक संबंध आपस में गुथे हुए हैं। सामाजिक संबंधों के जाल से निर्मित
जटिल व्यवस्था निरंतर बदलती रहती है, हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। और सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 आधार हैं। और समाज के निम्नलिखित 3 बातों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। व्यक्तियों की बहुलता, प्रथम बात, समाज विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से बनता है। यद्यपि समाज व्यक्तियों का समूह तो नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के अभाव में सामाजिक संबंधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए समाज के लिए प्रथम आवश्यकता व्यक्तियों का समूह है कि सामाजिक संबंध निर्मित हो सके। व्यक्ति समूह नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो सामाजिक संबंध नहीं होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक संबंध व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के संगठित रूप को समाज माना गया है और सामाजिक संबंध समाज का मुख्य आधार है। इसके अभाव में व्यक्तियों की किसी भीड़ या झुंड मात्र को समाज नहीं कहा जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सामाजिक अंतःक्रिया। सिर्फ व्यक्ति के होने से और उनमें सामाजिक संबंधों के पनपने मात्र से समाज का निर्माण नहीं हो जाता है, जबकि उन व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। उन्हें न केवल दूसरे की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि अपने में पारस्परिक जागरूकता भी होनी चाहिए और इनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाना चाहिए। समाज को चाहे व्यक्तियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जाए जिससे मनुष्य समान जीवन व्यतीत कर सके, या सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया जाए। समाज का अपना जीवन का एक तरीका होता है जिसे संस्कृति कहते हैं, एली चिनोय कहते हैं। इस दृष्टि से समाज को उनकी प्रमुख संस्थाओं, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूपों में भी परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विश्लेषण में समाज पर संस्थाओं की संरचना और सामाजिक संबंधों की संरचना दोनों पर विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न बातों पर गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि सभी समाजशास्त्री समाज के लिए सामाजिक संबंधों को आवश्यक मानते हैं और वे ऐसे संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज का नाम देते हैं, जिसमें कि समाज की बहुत ही प्रमुख विशेषताओं में म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता होती है और इसके अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज बन सकता है। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे, तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती है, वह अंतर्क्रिया नहीं हो सकती और इसके अभाव में वे न तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे न ही प्रभावित करेंगे और उनमें अंतर्क्रिया नहीं होगी। इसीलिए समाज संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है और पारस्परिक जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले समाज संबंध की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। दूसरा है सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उन्हें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज अमूर्त है। अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, राइटर ने कहा है। राइट के अनुसार हम देख सकते हैं, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। र्यूटर कहते हैं, जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। समाज एक अमूर्त धारणा है। अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में तीसरा विशेषता लाइकलीनेस एंड डिफरेंसेस इन सोसाइटी, समाज में समानता और असमानता। समाज में समानता और असमानता दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं और ये समाज के आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना महत्व है, ये दोनों गुण एक दूसरे के पूरक हैं।
ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समानता या पूर्णतः असमानता हो। इसीलिए समाज में दोनों ही बातें अनिवार्यतः पाई जाती हैं। और समानता की बात करें तो समाज में समानता, लोगों में किसी न किसी रूप में समानता की भावना नहीं होगी जब तक उनका एक दूसरे से संबंध होना या इकट्ठा होने का प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान है, एक दूसरे के निकट हैं, उन्हीं में समाज पाया जाता है। गिडिन्स कहते हैं, सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है। आदिम या प्रारंभिक छोटे व सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रक्त संबंध था। अब आधार काफ़ी विस्तृत हो गए हैं। अब राष्ट्रीयता समानता का एक मुख्य आधार बन गई है। दूसरी बिंदु पे चर्चा करें, समाज में असमानता। समाज में समानता के साथ भिन्नता भी पाई जाती है। मैकाइवर ने कहा है कि यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों के जैसे काफ़ी सीमित होते। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होता, एक दूसरे से बहुत कम सहायता दे पाते। लिंग भेद असमानता का उदाहरण देखें तो इसी भेद के कारण प्रजनन या संतानोत्पत्ति संभव हो पाई। और समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता है और बदले में कुछ देता है। ये बात परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी जगह पाई जाती है और सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में समानता की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। समाज में कई प्रकार के भेद, विभेद, असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे लिंग भेद, स्वभाव, प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता, क्षमता और इसी प्रकार के बहुत से भेद। और आज के समाज में असमानताओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया भी है। अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। हम ये बिंदु चर्चा कर रहे हैं समाज की इम्पॉर्टेंट विशेषताएं। समाज में असमानता समानता के अधीन है। डिफरेंसेस सबऑर्डिनेट टू लाइकलीनेस इन सोसाइटी। समाज में श्रम विभाजन पहले सहयोग है, फिर विभाजन है। समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्यों को बांट लेते हैं। समान आवश्यकताओं के कारण असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। जैसे कि कुछ व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी के संबंधों में बच जाते हैं और मिलकर व्यापार करने लगते हैं। वे साझेदार उद्देश्य की सफलता के लिए व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्य अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार आपस में बांटते हैं। अब परिवार के क्षेत्र में देखें तो स्नेह तथा घर की सामान्य इच्छा ही परिवार की स्थापना का प्रमुख आधार है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि समाज में समानता और असमानता दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समानता प्राथमिक या प्रमुख है और असमानता द्वितीयक या गौण है। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको सोशियोलॉजी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आगे भी बहुत से लेक्चर्स आएंगे। सोशियोलॉजी का ये वीडियो सीरीज बहुत ही रोचक होने वाला है। यूपी पीजीटी और यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम के लिए मैंने ये बैच चलाया है। इस बैच का लाभ लें। कॉम्पिटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर देने से जब भी मैं सोशियोलॉजी के वीडियोस अपलोड करूंगा, आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मोबाइल के स्क्रीन पे जाएगी और सरलता से आप मेरी वीडियोस तक पहुंच पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से और इस टॉपिक से संबंधित इम्पॉर्टेंट पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा, उसका लाभ आप ले सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं,
हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।